बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 22 और जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है किसमें, इंडस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ना इंडस्ट्री, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क। यानी ये ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, और उस हार्ड वर्किंग में कंट्रीब्यूशन है, इस्तेमाल है किसका, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। यानी आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे आप इंडस्ट्री बोलते हैं, और उस इंडस्ट्री में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं, किस तरह से बेनिफिशियल हैं, कैसे होते हैं। आज और आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं मजीद कोई बात करूं, मैं सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन रखना चाहता हूं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि इंडस्ट्री की केमिस्ट्री, तो लिखा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच अप्लाई करती है, इतलाक करती है, इस्तेमाल करती है किसका, फिजिकल, एक टर्म आ गई इसमें, एंड केमिकल प्रोसीजर्स, तरीकाकार। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इस्तेमाल करती है फिजिकल और केमिकल मेथड्स को, किसके लिए, टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है तब्दील करना, किसको, नेचुरल रॉ मटेरियल्स, जो कुदरती तौर पर रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, खाम माल, रॉ मटेरियल से मुराद स्टार्टिंग मटेरियल, एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं या उनसे बनने वाली कोई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल, फायदेमंद हैं किसके, टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। यहां तक मैंने आपसे ये बात कही कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स या उनके डेरिवेटिव्स पर फिजिकल या केमिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उन्हें ऐसी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसानों के लिए क्या है, फायदेमंद। बेशुमार मैं आपको इसमें मिसालें दे सकता हूं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन का। माय डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप है कि जब आप लोग क्या करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, बनता है SO2। इस SO2 का जब मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है SO3। इस SO3 को जब आप H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है ओलियम, H2S2O7। इस ओलियम में जब आप पानी ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन रॉ मटेरियल थे। हमने इन मटेरियल्स के ऊपर फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस किए और एक फाइनल प्रोडक्ट बना दी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए फायदेमंद। किसी भी मुल्क की जो भी इंडस्ट्री है, छोटी है या बड़ी है, उन तमाम इंडस्ट्री में कोई और केमिकल इस्तेमाल हो या ना हो, इस्तेमाल होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। गोया मैंने रॉ मटेरियल से बात शुरू की और फाइनल प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बना दी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आजकल के दौर में हमने कम जमीन पर क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी है। यानी ये जो डिफरेंट तरह के हम फर्टिलाइजर बनाते हैं टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मसलन आपके पास एक बड़ा वेल नाउन फर्टिलाइजर है अमोनिया।
अब आप क्या करते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये रॉ मटेरियल है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, अमोनिया को, जिसे आप यूज करते हैं किसके तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर। ये बहरहाल मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखी कि जिसमें हमने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाई। इस प्रोडक्ट के बनाने में जो चेंजेस आती हैं, जो मेथड्स आते हैं, हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब मैं यहां पे आपके सामने एक दो और बातें करना चाहता हूं कि मैंने ये टर्म्स तो लिख दी थी। एक टर्म मैंने क्या लिख दी थी, फिजिकल, एक मैंने क्या लिख दी थी, केमिकल। मैंने आपको तो दो अभी मिसालें दी, एक सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की और एक आपको मैंने मिसाल दी अमोनिया की प्रिपरेशन की। इसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। मसलन आप क्या करते हैं, डिफरेंट स्टील प्रोडक्ट्स अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज वो प्लेट हो सकती है, वो ग्लास हो सकता है, वो चम्मच हो सकता है। अब शुरू में ये जो स्टील था, ये बिल्कुल चम्मच या ग्लास या प्लेट की शक्ल में, कप की शक्ल में नहीं था। ये बड़ी बड़ी स्टील की, आयरन की क्या होती हैं, शीट्स। हम इन्हें फिजिकली मॉडिफाई करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट में ले आते हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, फायदेमंद। कहना ये चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में फिजिकल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, ताकि प्रोडक्ट ऐसी बने जिससे हमारी जिंदगी क्या हो जाए, आसान। माय डियर स्टूडेंट, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस जगह पर बैठे ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप उस जगह पे एवरीथिंग, आपके इर्द गिर्द जो जगह है, आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, आप एसी है, जो कुछ भी आपके गिर्द, आप कुछ चीज खाते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें क्या मौजूद है, केमिकल्स। मसलन आप अगर लैपटॉप पे ये लेक्चर सुन रहे हैं तो ये जो लैपटॉप है ये भी मरहून मिन्नत है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इसमें डिफरेंट प्लास्टिक, इसमें डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, इसमें पेंट्स का इस्तेमाल हुआ। तो शुरू में ये रॉ फॉर्म में थे, हमने केमिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की और उन्हें एक ऐसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद। तो ये थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक और बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड, यानी जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इसका हमें बेनिफिट भी है। इसका स्कोप क्या है फ्यूचर के लिए, किस किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। उसमें पहला है द यूजेज में ना इस्तेमाल ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी ऑन अप्रोप्रिएट स्केल, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें बताती है कि एनर्जी का और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सके अप्रोप्रिएट लेवल। ना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके हम अपने सोर्सेज को ख़त्म कर लें और ना ही इनका इस्तेमाल बहुत कम करें कि हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरियात ही पूरी ना हो सके। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत है जिसने हमारे मटेरियल और एनर्जी को कंजर्व कर दिया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें बताती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि आप मल्टीपल टाइम्स उस प्रोडक्ट को दोबारा से रिसाइकल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल प्लास्टिक की है। यूजुअली आप जो वाटर बॉटल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं, तो जब वो आप बोतल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो खाली हो जाती है, तो हम उसे दोबारा से रिसाइकल करते हैं और एक ऐसी प्रोडक्ट में लेके आते हैं जिसे हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। ये भी मरहून मिन्नत है किसकी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एक और जो इसका स्कोप हमारी बुक पे मेंशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेक ह्यूमंस टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुद को, ह्यूमन बीइंग खुद को क्या पहुंचा सकें, फायदा। किस तरह से, इन द एरिया सच एज फूड प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के जरिए से हम अपनी फूड क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, इनहेंस। जिसकी मैंने पहले मिसाल दी, कम जमीन पर ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन। अगर क्रॉप पर, प्लांट्स पर डिफरेंट इंसेक्ट्स का हमला हो जाता है तो उन इंसेक्ट से हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, दैट इज अगेन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से हम क्या कहते हैं, फूड प्रोडक्शन। हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के जरिए से हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ और हाइजीन को भी इंजॉय कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ की अगर मैं डेफिनेशन करूं ना, वैसे तो आप उर्दू में इसको सेहत कहते हैं। हेल्थ क्या चीज है, स्टेट फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी।
हम कहते हैं कोई शख्स हेल्दी है तो इसका मतलब है कि उसको ना तो कोई जख्म है, ना कोई इंजरी है, ना ही कोई इलनेस है, कोई बीमारी है। हाइजीन क्या चीज है? हाइजीन इज द कंडीशन इज टू रिमेन हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीजेस, यानी हेल्थ है कि उसको कोई इंजरी या उसको कोई बीमारी नहीं। हाइजीन क्या है? ये वो कंडीशंस हैं जिससे कोई शख्स अपनी हेल्थ को क्या कर सकता है, मेंटेन। मसलन आप कहते हैं आजकल अगर मॉडर्न पीरियड है तो इसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। हम कहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सके, खुद को क्लीन करके, क्लीननेस से अपनी जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे उतना ज्यादा हम हाइजीन रहेंगे। आप सब्जियां खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो आप इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, उन्हें क्लीन कर लेते हैं ताकि किसी भी जम से बचा जा सके। हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलती है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह। यहाँ पे शेल्टर से मुराद है कि आप कोई भी पनाहगाह, मतलब आप अपना ऑफिस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो आप उसको डिफरेंट मौसम के असरात से साफ कर देते हैं, आप मौसम के असरात से उसको बचा देते हैं, आप उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट। यानी हम अपने घरों को, ऑफिस को भी क्या कर लेते हैं, सिक्योर। इसी में प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन भी इसी टर्म में आ जाती है कि आप लोग क्या करते हैं कि अगर घरों में जो दीवारें बनाई हैं तो आजकल वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स आए हैं जो कि हमारी दीवारों पे, कंस्ट्रक्शन वर्क पे इफेक्ट नहीं करते। ये प्रोटेक्शन हमें इस तरह से भी है कि जैसे आयरन है, आयरन को आपको पता है कि बहुत जल्दी जंग लग जाता है, हम आयरन प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं पेंट की, तो फिर उसको जंग नहीं लगता, यानी ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। डेकोरेशन, इसमें अगेन आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं पेंट की। तो हम क्या करते हैं, घरों में, अपने ऑफिस में डिफरेंट कलर के पेंट्स करवा लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन पर डिजाइनिंग करवा लेते हैं। और आजकल आपने ऑब्जर्व किया होगा घरों में, ऑफिस में हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वॉल्स बना लेते हैं, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं हमने सीलिंग करवा ली, डिफरेंट कमरे में डिजाइन बनवा लेते हैं जिप्सम के या प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो ये भी किसकी वजह से है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। रिक्रिएशन, तफरी के लिए, वैसे मैं यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहता इसका, लेकिन रिक्रिएशन से क्या मुराद है कि आप डिफरेंट ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, जैसे एथानॉल, अल्कोहल, शराब जिसे आप कहते हैं, आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद को क्या करते हैं, रिलैक्स फील। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आ गई हैं जो जब आप खाते हैं तो उससे हमें परेशानी का या किसी भी किस्म की टेंशन का एहसास नहीं होता। ये बहरहाल दुनियावी पॉइंट था। अगर हम बीइंग मुस्लिम बात करें तो कुरान, नमाज में बहुत ज़्यादा सुकून है, हम वो करें तो हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बहरहाल मैंने आपकी बुक के हवाले से बात की, हमें ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल है एंटरटेनमेंट में। अगेन आप जितनी भी सीडीज और डीवीडीज इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ये सारी की सारी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एक मटेरियल है, उसकी बनी होती हैं, जिसपे हम बाज़ औक़ात एल्यूमिनियम की भी कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की भी कर देते हैं या गोल्ड की भी कर सकते हैं। अब वो सीडीज और डीवीडीज क्या है, हमें डिफरेंट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवीज, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामास। तो इन सब में अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब मैंने आपके साथ मेंशन की, ये किसी ना किसी तरह ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों के लिए क्या है, बेनिफिशियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अपने टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं जी नेक्स्ट क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज है इसकी टाइप क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, दो तरह से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कि वो कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, या हम केमिकल इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेड, कि वो इंडस्ट्री फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रही है। तो बहरहाल केमिकल इंडस्ट्री दो तरह की हो गई, या वो रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रही है इसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन है, या वो फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बना रही है इसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। तो दो तरह से होती हैं केमिकल इंडस्ट्री, दो टाइप्स हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, तो आपको पता चलता होगा नाम से, दैट इज रिलेटेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज रिलेटेड विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको अर्थ क्रस्ट से, माइंस से और से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें डिफरेंट मिनरल्स हैं, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है। एक काम तो हमारा इसमें होता है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, फिर प्योरीफाई करें और डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करें, उन मिनरल्स को या उन एलिमेंट्स को डायरेक्ट इस्तेमाल करें। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं कि ये जो हमने केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया, इनका क्या करें, मेक कंपोजिट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो आपने केमिकल सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट की, इनका कंपोजिट बना लें। कंपोजिट से क्या मुराद है कि इनको आपस में मिला के कोई नया मटेरियल बना लें। जैसे आपने और से, अर्थ क्रस्ट से आयरन एक्सट्रैक्ट किया, कॉपर किया, निकल किया, मैंगनीज किया, क्रोमियम किया। अब आप क्या करते हैं, आयरन एक प्योर मेटल है, आप क्या करते हैं, उस आयरन का कंपोजिट बना लेते हैं विद निकल, क्रोमियम, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और हमारे पास आयरन की एक प्रोडक्ट स्टील बन जाती है जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो काम हम इस इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, सिंथेसाइज इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को बना लेते हैं, जैसे हम लोग अमोनिया को जैसे फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। ये बात थी इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की। अगर मैं आपके सामने बात करूं ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो ये पता चलता है दिस इज रिलेटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच इज रिलेटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री दो तरह की है, एक है हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और दूसरा है लाइट ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। याद रखिएगा, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम। दिस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम आपको पता ही है, जिसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल से इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे भी। यानी ये पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये भी डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेट्रोकेमिकल्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि डिराइव की जाती हैं फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी हम इसमें क्या करते हैं, पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट पॉलीमर्स को, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह आप यूज करते हैं, और इसी तरह की अदर सिंथेटिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ज्यादातर ये जो सिंथेटिक मटेरियल है, इट कम्स फ्रॉम द पेट्रोल, यानी पेट्रोलियम से इसको हासिल किया जाता है। एक दफा आप अर्थ क्रस्ट से, रॉक से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हम उससे डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने बात करूं लाइट ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स विच इंक्लूड फार्मास्यूटिकल, यानी मेडिसिन बनाने में जितनी भी मेडिसिन है, जैसे मैं अब बात करना नहीं चाह रहा, अब सर दर्द के लिए एक बड़ी वेल नोन मेडिसिन डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है एस्प्रिन। कभी आप देखें ना, तो डिस्प्रिन एक ब्रांड नेम है, कमर्शियल नेम है, उसके नीचे जो कंपाउंड है वो लिखा होता है एस्प्रिन। बहरहाल ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये प्रोड्यूस करती है डाइस। डाइस क्या है, ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो दूसरों को कलर देती हैं। इट प्रोड्यूस पिगमेंट एंड पेंट्स। पिगमेंट वो पेंट का हिस्सा है जो पेंट को एक पर्टिकुलर कलर असाइन करता है। ये जो हमारे पास लाइट ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है, इट प्रोड्यूसेस पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्ट किलर, कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए, जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए। ये जो हमारे पास इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और इसी तरह की और बहुत सी मिसलेनियस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। तो ये बहरहाल हमारे पास थी टाइप केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये चाहे ऑर्गेनिक है, ये चाहे इनऑर्गेनिक है, इन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल कौन सा है और ये हम कैसे हासिल करते हैं, आइए जरा इसकी बात करते हैं। यानी रॉ मटेरियल्स, खाम माल, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री का जिक्र मैं आपके सामने पहले कराया। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑल केमिकल्स आर डिराइव्ड मैंने अखज किए जाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर। बड़ी बेहतरीन बात कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात ने इंसान के लिए बेशुमार आसानियां पैदा कर दी। यानी इस लाइन में ये कहा कि केमिकल इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात ने वो सारे के सारे नेचर में रख दी हैं। अब इंसान ने अल्लाह की दी हुई अक्ल को इस्तेमाल करना है,
फिजिकल केमिकल प्रोसीजर्स करने हैं और उनको ऐसे प्रोडक्ट में ले आना जो हमारे लिए बेनिफिशियल। द प्राइस ऑफ केमिकल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स। एक बात जरा याद रखिएगा, इंडस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो हमारी कॉस्ट है, जो इनपुट है, वो कम से कम हो, आउटपुट यानी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जितना हमारा रॉ मटेरियल चीप होगा, इसका मतलब है कि उसकी जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी कम होगी और उसकी अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, अब फर्ज कर लेना अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर हमारा रॉ मटेरियल गोल्ड है तो जाहिर बात है उसकी बनने वाली प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हमारा रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड है जो कि पाकिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद है, तो इसका मतलब है उससे जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो क्या होगी, चीप। तो डिपेंड करता है कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी में जो थर्ड है, मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड, बना लिए हैं अराउंड द प्लेंटीफुल, कसरत से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल। यानी जो मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स खुद क्या कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, या उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इस जगह पे इंस्टॉल कर लिया है जहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चीप या इजीली अवेलेबल। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, अब गौर कीजिएगा कि जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ज्यादातर ये सीमेंट इंडस्ट्री पहाड़ी इलाकों में है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है, तो वो इजीली वो क्या करते हैं, उन पहाड़ी इलाकों से, पहाड़ों से क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। आप में से अक्सर स्टूडेंट ने खेवड़ा माइन, साल्ट माइन पे जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। तो जब आप साल्ट माइन की तरफ जा रहे हैं ना, तो जहां पे ये कान है नमक की, उससे थोड़े से फासले पर, कुछ मिनट्स के फासले पर एक इंडस्ट्री है ICI, उन्होंने अपना सोडा ऐश का प्लांट लगा रखा है। क्यों वहां पे लगा रखा है, क्योंकि सोडा ऐश में बनाने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अपना फैक्ट्री, अपना प्लांट उस जगह पे लगाया जहां पे उन्हें रॉ मटेरियल इजीली क्या हो, अवेलेबल, और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके वो अपनी प्रोडक्ट्स बना सके। बहरहाल जी, द नेचुरल इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, ये सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, किसके लिए, फॉर केमिकल इंडस्ट्री। याद रखिएगा, जो इन्वायरमेंट है इट हैज 4 कंपोनेंट्स, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, जैसे लिथोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। अब हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के ये चारों कंपोनेंट से रॉ मटेरियल्स को हासिल करते हैं और फिर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द यूजेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर। अब मैं बात करूंगा कि चूंकि नेचर में अल्लाह ने ये सारी चीजें रख दी हैं, तो जो इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं, हम इन कंपोनेंट से कौन कौन से रॉ मटेरियल को हासिल करते हैं और फिर उनमें से चंद एक यूजफुल प्रोडक्ट्स की भी बात करूं। सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो है एटमॉस्फेयर। मैं आपको पहले ही बता दूं, एटमॉस्फेयर दैट इज रिलेटेड विद गैसेस। यानी इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो रिलेटेड है किसके साथ, गैसेस के साथ। तो बात करेंगे रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में से कौन से आते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द फील्ड अबव ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल से अबव की जो फील्ड है उसे आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसकी थिकनेस है, बहुत ज्यादा अबंडेंस है। इट इज द सोर्स ऑफ एयर, और एयर अगेन मिक्सचर ऑफ गैसेस है, फ्रॉम विच 6 एलिमेंट्स, जहां से आप 6 इंडस्ट्रियल गैसेस, यानी एटमॉस्फेयर सोर्स है एयर का, और एयर से आप लोग 6 इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली गैसेस को हासिल करते हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, और आपके सामने यूज है कि नाइट्रोजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें है ऑक्सीजन, बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक सल्फर है और एक क्या है, ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास गैस है नियॉन, इसका यूजेज भी मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह आर्गॉन, हर एक का यूज आपके सामने है, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। यानी ये सारी गैसेस का मैंने यूजेस भी रखे। ये गैसेस आपने हासिल की कहां से, एयर से, और एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। माय डियर स्टूडेंट्स,
द मैस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये एमसीक्यू भी बन सकता है, इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी मैस ऑलमोस्ट कितनी है, 5 into 10 raised power 15 tons. That is very very large mass. इसका मतलब है ये मैस इतनी ज्यादा है कि आप जितनी मर्जी चाहें इनमें से गैसेस को हासिल कर लें, उस पर कोई फर्क, यानी वो कभी भी एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगी। यही बात आगे लिखी है, एंड देयरफॉर सप्लाई ऑफ गैसेस इज, तो जैसा मैंने कहा कि इसकी मैस बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई ऑफ गैसेस वर्चुअली अनलिमिटेड, कभी भी खत्म नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो नेचर ने हमें सोर्स दिया है रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो इज रिलेटेड विद वाटर, वाटर बॉडीज, यानी जिसका ताल्लुक है किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या है जी, ओशियन वाटर। याद रखिएगा जो अर्थ पे मौजूद वाटर है 97% जो वाटर है वो किसकी शक्ल में है, ओशियन की शक्ल में, विच अमाउंट्स टू अबाउट, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, 1.5 into 10 raised power 21 लीटर्स, यानी जो ओशियन वाटर है ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10 raised power 21 लीटर्स, contains about 3.5% by mass of dissolved materials। यानी पहले इसने बात की है कि जो सी वाटर है ये कितनी इसकी अमाउंट है, 1.5 into 10 raised power 21 लीटर्स। इतने पानी का जो 3.5% हिस्सा है, मैस है, उसमें ज्यादातर अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात ने क्या रख दी है, डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। वो डिसॉल्व्ड मटेरियल्स कौन से हैं उसका जिक्र आगे है कि सी वाटर इज अ सोर्स ऑफ, ये सोर्स है किसका, दैट इज अ सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को हासिल करते हैं और अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ बोरोमीन। तो ये फिर डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो हम हासिल करते हैं और फिर उनको फर्दर प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल। तीसरा जो सोर्स है, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। ये जो लफ्ज है ना लिथोस, दिस मीन्स हार्ड, दिस मीन्स स्टोन। तो सारी बात है, स्टोन क्या होते हैं, हार्ड। एटमॉस्फेयर रिलेटेड थी गैसेस से, हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड था पानी से, लिथोस्फीयर रिलेटेड होगा विद हार्ड मटेरियल्स, यानी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट में आपके सामने है ये वो एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और मैंने इनकी परसेंटेज भी आपके सामने रखी, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ऑर्स, ऐसी चीजें जो माइनिंग से हासिल होती हैं। यहां पे बुक वाले ने ये लफ्ज इकट्ठे लिख दिए, हालांकि दोनों में फर्क है, मिनरल्स और दोनों में फर्क होता है। बहरहाल मिनरल और कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स, तो डिफरेंट तरह की मिनरल्स, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को भी हम क्या करते हैं, लिथोस्फीयर जो एनवायरनमेंट का हिस्सा उससे हासिल करते हैं। इनमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट, कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम। और याद रखिएगा इन तीनों को भला क्या नाम देते हैं, दीज थ्री आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, इन्हें फॉसल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब ये जो तीन है, कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब होता है, क्रूड का मतलब होता है गंदा, यानी अनरिफाइंड फॉर्म। ये क्या है, ये तीनों बेहतरीन सोर्स है किसका, एनर्जी सोर्स हैं जी। दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी, और इन्हीं तीनों से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, कन्वर्ट इनटू थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स। यानी ये स्टार्टिंग मटेरियल है थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स के लिए। और अगर आप देखें तो ये हमने पढ़ना भी है
इसी चैप्टर में कि मैंने इन रॉ मटेरियल में से चंद एक आपके सामने रखे जिसमें हम डिफरेंट तरह से इन मटेरियल्स को कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट केमिकल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आखिरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट रॉ मटेरियल है दैट इज बायोस्फीयर। याद रखिएगा ये बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर वो पोर्शन है इन्वायरमेंट का विच इज सपोर्टिंग टू लाइफ ऑन अर्थ, यानी इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो अर्थ पे लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, इसमें आपका लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी, हर वो चीज जो अर्थ में जिंदगी को, लाइफ को सपोर्ट करे दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब जाहिर बात, सपोर्ट करने का मतलब है अल्टीमेटली बेनिफिट तो ह्यूमन बींग्स को ही मिलना है। वेजिटेशन जो सब्जियां वगैरह हैं एंड एनिमल्स contribute raw materials to the so-called agro-based industries। मैंने कहा कि ये जो वेजिटेबल्स हैं और एनिमल्स हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं उन केमिकल्स के लिए जिनमें हम उन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर जो क्या बनाती हैं, एग्रो बेस्ड, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मसलन आप क्या करते हैं वेजिटेशन से या एनिमल से। अब हुआ क्या था कि अगर आज से लाखों करोड़ साल पहले की बात की जाए तो डिफरेंट डिजास्टर के नतीजे में उस वक्त के जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, डेड हो गए। जब वो जमीन के अंदर दबे रहे तो लाखों करोड़ों साल जमीन के अंदर दबे रहने के बाद जमीन के अंदर हमारे पास हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, बैक्टीरिया है, केमिकल है, दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसल फ्यूल, जिसका मैं अभी जिक्र करके आया, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अब ये जो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, अब हम इनसे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में। जैसे एक इनमें आपने अभी फॉसल फ्यूल प्रीवियस में पढ़ा, मीथेन बनता है। अब मीथेन आप वेजिटेबल और एनिमल जैसे मैंने बताया इन दोनों से हासिल होते हैं। ये मीथेन जो है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी बनाने में क्या होता है इस्तेमाल। ये आजकल हम ये जो मीथेन है, नेचुरल गैस आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए भी, इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज। बहरहाल इन दोनों से हम ऐसे सब्सटेंसेस हासिल करते हैं जो बुनियाद बनते हैं, जो रॉ मटेरियल बनते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। और ये दोनों नेचुरल। तो अब और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आर, हम इन नेचुरल प्रोडक्ट्स से में जो हासिल करते हैं वेजिटेबल और ऑयल से, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ऑयल, आपके सामने मैंने रखा कि कौन सा ऑयल हम किस तरह से ये हासिल करते हैं। इसमें है फैट्स, इसमें क्या चीज शामिल है, फैट्स, कि किस तरह से हम लोग फैट्स को हासिल करते हैं। इसमें है वैक्सीज, मोम आपके सामने है। इसमें है रेजन्स, याद रखिएगा रेजन्स वाला क्या होते हैं, रेजन्स आर विस्कस substances जिनके जरिए से हम डिफरेंट क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स, यूज टू फॉर्म पॉलीमर्स। इसमें आ जाता है शुगर, ये आपको पता है कि शुगर भी क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है, सैकेराइड्स है। इसमें आ जाती हैं नेचुरल फाइबर्स, बेशुमार नेचुरल फाइबर्स हैं। जैसे आपके सामने मैं रखूं एनिमल हेयर्स, ये जो वूल के आप जैकेट्स, जर्सियां वगैरह पहनते हैं तो ये एनिमल हेयर्स, ये उन्हीं से बनाए जा सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है वीड फाइबर्स, सीड फाइबर्स, जो सीड से बनते हैं, लीफ फाइबर, और भी बहुत सी मिसालें हैं, मैंने बहरहाल चंद एक आपके सामने रखी। इसमें आ जाता है लेदर्स, आपको पता है कि लेदर्स क्या हैं, एनिमल्स के खालों से जो डिफरेंट तरह की लेदर प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं और अल्टीमेटली ये ह्यूमन बींग्स के क्या हो जाती हैं, इस्तेमाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। आज के लेक्चर में हमने रॉ मटेरियल और इंट्रोडक्शन को पढ़ा। आज हम आने वाले लेक्चर में इन रॉ मटेरियल से बनने वाली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे बेनिफिशियरी हैं और किस किस इंडस्ट्री में किस किस तरह प्रिपेयर की जाती हैं, इनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।